तो आज की मूवी है अपग्रेड। ये एक साईफाई मूवी है और अगर आप इलॉन मस्क के फ़ैन हैं और न्यूरालिंक के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी थोड़ी फ्यूचर में है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिकली मशीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सारी चीज़ें मशीन द्वारा होती हैं, जैसे ड्राइवरलेस कार्स जो कि अब बिना ड्राइवर के भी चलती हैं ऑटोमेटिक। आप सिर्फ उसे वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसी सारी मशीन्स भी ऐसे ही कंट्रोल करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है ग्रे, जिसे मशीनों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है और वो सिर्फ हर चीज़ अपने हाथों से करना पसंद करता है। और उसकी है एक वाइफ और उसकी वाइफ का नाम है आशा। अब यहाँ पर ग्रे आशा से बोलता है कि उसे अपनी क्लाइंट की कार देने जाना है। दरअसल ग्रे एक मैकेनिक है और वो कार ठीक करता है अपने हाथों से, क्योंकि उसे मशीन का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। एंड फाइनली वो अपने क्लाइंट की एक कार सुधार के अब उसके घर ले जा रहा होता है, जिसमें वो उसकी वाइफ से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। एंड फाइनली अब वो और उसकी वाइफ दोनों जाते हैं उनकी कार डिलीवर करने उनके क्लाइंट की। एंड फाइनली अब वो वहाँ पे पहुँचते हैं और आशा देखती है कि वो जिसके घर आए हैं वो एक मशहूर इनोवेटर होता है और उसका नाम होता है ईरॉन कीन, जो कि एक वेसल नाम की टेक कंपनी का मालिक भी होता है, जो कि वहाँ की एक टॉप कंपनी है। और फाइनली अब वो ग्रे और आशा को अपने घर में घुमाते हुए बताता है उसकी सबसे बड़ी इन्वेंशन। वो बताता है कि उसने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिसका नाम है स्टेम। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो इंसान के ऊपर अगर लगा दिया जाए तो उसके ऊपर एक ऐसा ब्रेन उसे मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा काबिलियत में पावरफुल होगा, जो काफ़ी सारी चीज़ें कर पाएगा। यहाँ पे आशा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कमाल की चीज़ बनाई है। लेकिन यहाँ पर ग्रे कहता है ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, ये बेरोज़गारी का कारण बनेगी आगे, और कुछ नहीं है। और अब फाइनली वो ईरॉन की कार डिलीवर करके वापस घर जा रहे होते हैं और रास्ते में वो देखते हैं कि उनकी कार गलत डायरेक्शन में जाने लगती है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। दरअसल वो कार हैक हो चुकी होती है और फाइनली एक गलत रूट पे चली जाती है, जहाँ पर ग्रे बड़ी मुश्किल से उस कार को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो फाइनली वो कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो घूम के गिर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 4 लोग उन पर अटैक कर देते हैं और आशा को गोली मार देते हैं, जहाँ पर आशा की मौत हो जाती है। और ग्रे को भी पीठ में गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे डैमेज हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाता है, जहाँ पर वो देखता है कि अब उसका नीचे का शरीर का हिस्सा काम नहीं कर सकता, पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है और अब वो हिल भी नहीं सकता। और अब कुछ महीने बाद वो फाइनली अपने घर आ जाता है अपनी मॉम के साथ, जहाँ उसकी मॉम पमेला उसकी देखभाल करती हैं, क्योंकि अब वो हिल भी नहीं सकता और सारी चीज़ें उसे करवाती हैं, जैसे नहाना धोना और उसे खाना खिलाना, क्योंकि वो अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर सकता। उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था। और फाइनली उसे अब पुलिस स्टेशन से बुलावा आता है, जिसमें उससे पूछते हैं क्या तुम उनकी थोड़ी मदद कर सकते हो। लेकिन वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, तो मेरी वाइफ के हत्यारों को ढूंढो। लेकिन वहाँ पर डिटेक्टिव कॉर्टेस बोल देती है कि वो अभी तक तो उनके हथियारों को नहीं ढूंढ पाई। और आशा की मौत के बाद पुलिस का ये कह देना कि वो उसके हथियारों को नहीं ढूंढ पाई, ये धीरे धीरे उसे डिप्रेशन में डाल देती है ग्रे को। और फाइनली ग्रे सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जिसमें वो अपनी गोलियां का ओवरडोज कर देता है। लेकिन वो उसका सुसाइड फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ की मशीन्स एम्बुलेंस को कॉल कर देती हैं। और अब हमें दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसे ईरॉन कीन मिलने आता है और उससे बोलता है तुम्हारा नीचे का शरीर पूरी तरीके से अब पैरालाइज हो चुका है और मैं कहूँगा तुम मेरे उस नए इन्वेंशन स्टेम का इस्तेमाल करो, तुम्हारी बॉडी वापस सही हो सकेगी, तुम चल पाओगे वापस। और ग्रे अब तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि अब ईरॉन ग्रे के शरीर में वो अपना इन्वेंशन स्टेम को इम्प्लांट कर देता है और अब फाइनली ग्रे वापस से चल सकता है स्टेम की मदद से और अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। वो ये देख के शॉक हो जाता है कि ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन ईरॉन उससे बोलता है कि तुम्हें से राज रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट को ऐसा पता चले कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत इंतज़ार करवाती है ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए। और तुम्हें अब सबके सामने एक्टिंग करनी होगी पैरालाइज होने की। और अब ग्रे इसके लिए मान जाता है और वो वहाँ से सीधा अपने घर जाता है। और वहाँ घर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि जो डिवाइस स्टेम उसके अंदर इम्प्लांट किया गया था वो उससे बात कर सकता है और ग्रे स्टेम की सारी बात उसके मन में सुन सकता है। और जब भी ग्रे बोलेगा स्टेम उसकी बात सुन सकता है, तो ये दोनों एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। और अब ग्रे वहाँ से वो वीडियोस उठाता है जो डिटेक्टिव कॉर्टेस ने वहाँ पे भेजी थी, जिसमें उसकी वाइफ का मर्डर हुआ रहता है, आशा का।
और वो उन वीडियोस को देखता है, लेकिन ग्रे को उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता। लेकिन इतने में स्टैम कहता है वो उसकी मदद कर सकता है, क्या वो उसकी मदद करे? और ग्रे कहता है अच्छा तो ठीक है, मदद करो मेरी। और स्टैम कुछ ही सेकंड में उस पूरी वीडियो को स्कैन करके जिसने ग्रे की वाइफ को मारा था उसके हाथ का एक टैटू बनाता है और उसकी पूरी लोकेशन ग्रे को बता देता है। और ग्रे बोलता है तुमने कमाल कर दिया, जो काम पुलिस इतने महीनों से नहीं कर पाई वो तुमने 5 सेकंड में कर दिया। और अब ग्रे डिटेक्टिव कॉर्टेस को कॉल लगाता है, लेकिन इतने में स्टैम उसे रोकता है। वो बोलता है कि तुम क्या बताओगे उसे, तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है वीडियो में, वो सब तो मैंने किया है और ईरॉन ने तुम्हें मेरे बारे में बताने से मना किया है, तो तुम कैसे भी कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास कि उसी ने तुम्हारी वाइफ का मर्डर किया है। और ग्रे कॉल काट देता है और बोलता है तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? मेरी वाइफ का मर्डरर के बारे में मुझे पता है और मैं पुलिस को बता भी नहीं सकता वो कौन है, और पुलिस मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं करेगी। लेकिन स्टैम कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैंने उसकी पूरी लोकेशन पता कर ली है, उसका नाम है सर्क बेंटनर। और अब ग्रे जाता है उसके घर और उसके घर में घुस जाता है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगता है। और वहाँ पर उसे पता चलता है कि सर्क के अंदर भी काफ़ी इम्प्लांट किए गए और उसके हाथ के अंदर एक गन डाली गई है जिसकी मदद से उसने उसकी वाइफ का मर्डर किया था। और इतने में वो सबूत इकट्ठे कर रहा होता है, इतने में वहाँ पर सर्क पहुँच जाता है और वो ग्रे को देख लेता है और वो ग्रे के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। इतने में स्टैम ग्रे से बोलता है कि उसे उसकी बॉडी का पूरा कंट्रोल दे और ग्रे अब स्टैम को उसकी बॉडी का पूरा कंट्रोल दे देता है। और स्टैम जैसे ही ग्रे की पूरी बॉडी का कंट्रोल लेता है वो सर्क को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और फाइनली उसे ख़त्म ही कर देता है वहाँ पर। और ग्रे कहता है ये तुमने क्या किया? लेकिन स्टैम कहता है अगर तुम उसे नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता, मैंने तुम्हारी मदद की है और अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और अपने सारे सबूत मिटाने होंगे जितनी भी चीज़ें तुमने छुई हैं। लेकिन ग्रे कहता है मुझे क्या पता कि मैंने क्या छुआ है। लेकिन स्टैम कहता है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और मुझे सब कुछ पता है तुमने क्या छुआ है मेरी मेमोरी में। और अब वो वहाँ से सारे सबूत मिटा के वहाँ से निकल जाते हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि पुलिस को सर्क की लाश मिलती है जिसके अंदर वो देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर इम्प्लांट्स किए गए थे और उसके हाथ में एक बंदूक जैसा इम्प्लांट भी किया गया था। और अब पुलिस वहाँ की फुटेज देखती है और उस फुटेज में वो देखती है कि वहाँ पर ग्रे की व्हीलचेयर नज़र आती है उन्हें, और उन्हें ग्रे पे शक तो होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ग्रे कैसे किसी का मर्डर कर सकता है। और वो सोचते हैं वैसे ही ग्रे की तो पूरी बॉडी वैसे ही पैरालाइज है तो वो कैसे मर्डर करेगा, तो उसे वो सस्पेक्ट से दूर रखते हैं। लेकिन डिटेक्टिव कॉर्टेस को दाल में कुछ काला लगता है और वो जाती है सीधा ग्रे के घर पे और उसे बताती है कि पहले उन्होंने झूठ बोला था कि उन्हें उसकी वाइफ के मर्डरर्स के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि ये उससे छुपाया गया था। लेकिन अब वो बताती है कि हाल ही में जिस मर्डरर ने शायद उसकी वाइफ का मर्डर किया होगा, पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है, कहीं इसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं है। लेकिन ग्रे कहता है मेरा हाथ काम नहीं करता, तो मेरा हाथ कहाँ से होगा इसमें। और डिटेक्टिव कॉर्टेस वहाँ से चली जाती है। और अब हम आगे देखते हैं कि ईरॉन अब ग्रे को अपने अपने घर पे बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या समझते हो तुम कर क्या रहे हो? हाँ मुझे पता नहीं चलेगा, मैं स्टैम को ट्रैक कर सकता हूँ और मुझे सब पता है तुम क्या कर रहे हो, तो फालतू में अपनी इन्वेस्टिगेशन रोको और फाइनली एक नॉर्मल जिंदगी जियो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा स्टैम के बारे में। लेकिन यहाँ पर ग्रे कहता है तो तुमने भी मेरे को कहाँ बताया कि ये स्टैम बात भी करता है? तो वो ईरॉन कहता है क्या स्टैम बात करता है? वो कहता है हाँ स्टैम भी मेरे से बात करता है और उसके पास अपना दिमाग भी है और वो मेरी बात सुन भी सकता है और मेरे से बात भी कर सकता है। ईरॉन के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी स्टैम के बारे में, उसको नहीं पता था कि स्टैम बात भी कर सकता है। लेकिन अब वो ग्रे से कहता है कि तुम अपना सीधा साधा काम करो और फालतू इन्वेस्टिगेशन मत करो, नहीं तो मैं तुमसे स्टैम को वापस ले लूंगा, मैं उसे हर जगह ट्रैक कर सकता हूँ, तो आलतू फालतू चीजें मत करना इसके साथ। और ग्रे वहां से वापस चला जाता है घर, लेकिन वो मानता नहीं है ईरॉन की बात क्योंकि उसे तो अपना बदला पूरा करना है। जहाँ पर वो सर्क से मिली हुई लोकेशन पे जाता है जहाँ उसे एक बार का लोकेशन मिलता है जहाँ पर उसका दूसरा असासिन मिलता है जो उस रात को उसकी बीवी को मारने के लिए साथ रहता है। तो वो 4 जन रहते हैं, तो दूसरा मेंबर यही रहता है उस बार के अंदर। और ग्रे अब उससे पूछता है कि बाकी के 2 बंदे और कहाँ पे हैं, लेकिन वो बताता नहीं है और उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो तो अभी व्हील चेयर पे है ना। तो वो कहता है मैं तुझे यहाँ भी मार दूंगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रे वापस स्टैम को पूरा कंट्रोल दे देता है और फाइनली स्टैम उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और यहाँ पर उससे ज़बरदस्ती करके उन दोनों का पता भी पूछ लेता है। और इतने में यहाँ पर स्टैम ग्रे को बताता है कि ईरॉन वहाँ से उसे स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा है और उसके पास अब बस थोड़ा सा ही टाइम है और वो स्विच ऑफ हो जाएगा। इतने में ग्रे कहता है स्विच ऑफ ईरॉन, और वो समझ नहीं पाता। इतने में स्टैम उसे बताता है कि उसे अगर वो स्विच ऑफ हुआ तो वो अभी के अभी यहीं के यहीं पैरालाइज हो जाएगा वापस से और अपने हाथ पैर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो जाकर किसी हैकर से स्टैम को हैक करवा ले। और स्टैम अब उसे एक हैकर का पता बताता है और बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मेरे स्विच ऑफ होने से पहले इस हैकर के पास पहुंचना होगा और मुझे हैक करवाना होगा, नहीं तो वहां से ईरॉन मुझे स्विच ऑफ कर देगा। और अब यहाँ पर ग्रे भाग के
कैसे भी करके उस हैकर के पास पहुंच जाता है, लेकिन इतने में ईरॉन वहां से स्टेम को स्विच ऑफ कर देता है। और अब ग्रे घसीट घसीट के कैसे भी करके उस हैकर से बोलता है और उसे पैसे देता है कि उस पे लगी हुई मशीन को हैक कर दे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रे ने जिसको मारा था उसके 2 साथी वहाँ पर वापस आ जाते हैं, वही मर्डरर जिसने आशा को मारा था। और अब वो भी थोड़े अपग्रेडेड होते हैं और उनके अंदर भी कुछ कंप्यूटर के प्रोग्राम रहते हैं और वो भी उसकी आंखों में देख के उसकी मेमोरी रीड कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हाई टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं। और वो उसकी आंखों से रीड कर लेते हैं उसकी मेमोरी और उन्हें पता चल जाता है कि इसे किसने मारा। और अब वो उसके पीछे चले जाते हैं उस हैकर के यहाँ, क्योंकि मेमोरी में उन्हें उस हैकर का पता भी पता चल जाता है, जहाँ स्टेम ग्रे को वो पता बता रहा रहता है। और अब वो उस हैकर के जगह के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हैकर फाइनली स्टेम का सिस्टम हैक कर देता है और अब स्टेम का पूरा सिस्टम रिबूट हो रहा रहता है। और इतने में वहाँ पर वो दोनों मर्डरर्स पहुंच जाते हैं और अब ग्रे को ढूंढने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पर स्टेम पूरी तरीके से रिबूट हो जाता है और वापस अपने काम पे लग जाता है, जहाँ पर वो ग्रे को कैसे भी करके वहाँ से बच के निकलने में मदद करता है। और साथ ही में उन मर्डरर्स में से एक मर्डरर को जो उसका पीछा कर रहा रहता है उसे वहीं खत्म कर देता है और वहाँ से भाग के निकल जाता है, क्योंकि अब ग्रे कह रहा रहता है कि मुझे अब सोना है, क्योंकि वो 2 दिन से सोया नहीं रहता। और अब वो ग्रे कहता है मुझे घर जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्टेम उसे बता रहा रहता है कि उसे घर नहीं जाना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जो एक मर्डरर बचा है जिसका नाम फिस्क है वो उसके पीछे आएगा और उसे खत्म कर देगा, इसलिए उसे अभी उसे खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो उसके पीछे आ जाएगा और उसे खत्म कर देगा। लेकिन ग्रे कहता है नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन उसकी मॉम पमेला उसे देख लेती है कि वो चल सकता है और फाइनली अब उसे सारी चीज़ें बतानी पड़ती है उसकी मॉम को कि उसके ऊपर एक स्टेम नाम का सिस्टम है जो कि किसी इनोवेटर ने उसे दिया था, और वो सारी बातें उसकी मॉम को बता देता है। और उसकी मॉम उसे ये सब करने से रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हें इसका कोई हक नहीं, तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते। लेकिन इतने में वहाँ पर डिटेक्टिव कर्टर्स आ जाती है और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी व्हील चेयर को वहाँ पाया है उस बार के पास, मुझे सबूत चाहिए, और वहाँ पे अभी एक मर्डर भी हुआ है जो सस्पेक्ट माई वाइफ के यहाँ पे पाया गया था, तो मुझे सबूत चाहिए। लेकिन वो कहता है मैं तो हिल भी नहीं सकता, और वहाँ पर एक्टिंग करता है कि वो हिल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव कर्टस को उस पर शक रहता है और फाइनली वो वहाँ पर अपना एक ऑडियो डिवाइस छोड़ जाती है जिसकी वो सारी आवाज़ सुन सके अपनी कार में बैठ के। और अब वो डिवाइस वहाँ पर रख के छोड़ जाती है और वो सुनती है कि ग्रे अब किसी से बात कर रहा है। वो दरअसल स्टेम से बात कर रहा रहता है, लेकिन डिटेक्टिव कर्टस को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है किससे बात कर रहा है। और हम देखते हैं कि स्टेम ग्रे को समझा रहा रहता है कि हमें उस चौथे बंदे को जल्द से जल्द मारना होगा, नहीं तो वो हमें मार देगा। और फाइनली अब वहाँ से ग्रे और स्टेम दोनों निकल जाते हैं उस चौथे बंदे की तलाश में। लेकिन वहाँ से जाते हुए मिस कर्टिस उसे पीछे से देख लेती हैं कि वो गाड़ी चला के जा रहा है, और मिस कर्टिस को समझ में नहीं आता ये गाड़ी चला कैसे सकता है, और मिस कर्टिस अब धीरे से उसका पीछा करने लगती हैं। लेकिन स्टेम इतने में समझ जाता है और वो बताता है ग्रे को कि डिटेक्टिव कर्टिस उसका पीछा कर रही है और उसने उसे देख लिया है गाड़ी चलाते हुए, और अब वो पीछे आ रही हैं। और ग्रे अब तेजी से गाड़ी भगाता है हाईवे पे, लेकिन मिस कर्टिस भी बहुत तेजी से गाड़ी बढ़ा के उसका पीछा कर रही रहती हैं। लेकिन जब स्टेम देखता है कि मिस कर्टिस हार नहीं मान रही, तो वो एक बगल में चल रही हुई गाड़ी को हैक करता है और फाइनली उस गाड़ी को मिस कर्टिस की गाड़ी से क्रैश करवा देता है। और वहाँ पर मिस कर्टिस का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो घायल हो जाती हैं और अब वो पीछा नहीं कर सकती ग्रे का। और अब हम देखते हैं कि ग्रे फाइनली फिस्क के घर पहुंच जाता है और फिस्क वहाँ पे आता है और वो भी कहता है कि मैं भी अपग्रेडेड हूँ और तू भी अपग्रेडेड है, हम आपस में नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ग्रे कहता है तूने मेरी बीवी को मारा है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और वो फिस्क पे अटैक करने लगता है। लेकिन फिस्क उस पर फिर भी भारी पड़ता है और यहाँ पर स्टेम उससे कहता है कि मैं इससे नहीं लड़ सकते, मेरे सारे मूव्स जानता है और ये सारे मूव्स मेरे ब्लॉक कर रहा है, मैं इस पर कैसे अटैक करूँ। वो स्टेम ग्रे से मदद मांगता है। अब ग्रे कहता है मैं इसे कैसे उलझाऊँ। ग्रे अपनी बातों से फिस्क को उलझाने लगता है और उसका ध्यान खींचता है, और फाइनली स्टेम फिस्क के ऊपर मौका देखते ही अटैक कर देता है और फिस्क को जान से मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिस्क के पास से भी कुछ डिटेल मिलती है कि आशा की मौत तो सिर्फ एक बहाना था, उन्हें तो ग्रे की बॉडी को पैरालाइज करना था, और इन सब के पीछे और कोई नहीं ईरॉन ही है जिसने अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसके ऊपर ऐसा किया, उसकी वाइफ को मरवा दिया और वो पैरालाइज भी हो गया। ये सब ईरॉन का काम है। और फाइनली अब वहाँ से हमारा ग्रे बहुत गुस्से में जाता है ईरॉन के यहाँ और उससे बोलता है कि ये सब एक्सपेरिमेंट तूने मेरे ऊपर किया और मेरी वाइफ को भी मार दिया। हाँ, लेकिन वो उसे मारने वाला रहता है कि इतने में पीछे से डिटेक्टिव कर्टिस आ जाती है और वो उससे बोलती है कि सरेंडर कर दो। और यहाँ पर ग्रे आराम से सरेंडर करने लगता है और इतने में ईरॉन कन्फेस करता है वहाँ पे और बताता है ग्रे को ये सब उसने नहीं किया, ये सब उससे करवाया क्या। वो बताता है कि उसके अंदर भी एक स्टेम है जिसने उससे ये सब करवाया। वो कहता है मैंने तो ये सब पहले ही छोड़ दिया, पहले स्टेम को मैं थोड़ा कंट्रोल करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने मेरी पूरी ज़िंदगी पे ही कंट्रोल कर लिया और उसी ने ये सारे एक्सपेरिमेंट मेरे से करवाए। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। स्टेम तुम्हारी बॉडी पे पूरा कंट्रोल करना चाहता है।
और इतने में स्टैम वहाँ से बोल पड़ता है, तो तुम समझ ही गए मेरी चाल। हाँ, और स्टैम अब खुल के बताता है कि उसका पूरा प्लान क्या था, और वो बताता है कि उसी ने ये सारा चीज़ करवाई, उसी ने उस टाइम उस कार को हैक किया था, उसी ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था ताकि वो ग्रे की बॉडी ले सके। और फाइनली ग्रे ने उसे हैक भी करवा दिया उस हैकर से, और फाइनली अब ग्रे की पूरी बॉडी पे कंट्रोल मेरा है, और अब ग्रे कुछ नहीं कर सकता मेरा। लेकिन ग्रे कहता है ये नहीं हो सकता, वो स्टैम को रुकने को कहता है, लेकिन स्टैम अब पूरा कंट्रोल में आ जाता है ग्रे की बॉडी पे, और वहाँ पर वो ईरॉन को ख़त्म कर देता है, और अब वो डिटेक्टिव कर्टिस को मारने वाला होता है। लेकिन इतने में ग्रे उसे पूरी तरह रोकने की कोशिश करता है और अपने ऊपर ही गन तान देता है ताकि वो खुद को मार के स्टैम को बंद कर सके। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रे की आँख एक हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर उसकी वाइफ आशा रहती है, और उसकी वाइफ आशा कहती है कि बड़े दिन बाद उठे हो, हम उस क्रैश से 4 दिन बाद रिकवर होके आए हो तुम। और ग्रे को लगता है जैसे कि ये कुछ ने कोई बुरा सपना देखा है, और फाइनली वो नॉर्मल रहने लगता है। लेकिन हकीकत वो नहीं होती। हकीकत में एक्चुअली स्टैम ग्रे की पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और ग्रे को एक इमेजिनेटिव रियलिटी दिखाता है जहाँ पर उसकी वाइफ जिंदा है और सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। और अब स्टैम ग्रे की पूरी बॉडी पे कंट्रोल लेके डिटेक्टिव कर्टिस को वहाँ से मार के निकल जाता है, और यहाँ पर हो जाती है मूवी ख़त्म। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर मूवी पसंद आई है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करो इसी तरीके की कमाल की वीडियोस के लिए। धन्यवाद। और बाकी की लाइक शेयर अगर कर सको, दम है तो वो भी कर देना। ये पैसा है हमारा पैसा।